students. Today we will learn about taglines, their significance, their importance in marketing, as well as product description. आपके सामने कुछ इमेजेस हैं जी। अगर आप टैगलाइन वाला इमेज देखें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मार्केटिंग, रिमेंबर, लोगो, ग्रेट, ब्रांड, प्रोडक्ट, यूज़, सिंग, प्रॉस्पेक्ट्स, टैगलाइन। और उसके नीचे जो आप इमेज है उसमें आप देखें तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट का ये जो विजुअल हमारे सामने है, यानी कि जो फ़ोटो हमारे सामने है, तो इससे हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब कर रहा है ये इमेज। और अगर किसी एक कंपनी का हो तो हम ये कहेंगे कि ये पूरी कंपनी का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है इस इमेज में। सो लेट्स गो अहेड। वॉट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट होती क्या है जी? एडवर्टाइज़ करना है किसी चीज़ को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि एडवर्टाइज़ जो है वो कैसे किया जाता है। अगर हम आज से कुछ साल पहले चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो हमारे सामने सिर्फ दो जो हैं वो मेन सोर्सेस हमें नज़र आते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं और इसके अलावा टीवी, रेडियो है। और अगर प्रिंटिंग में ही चले जाएं तो वहाँ पर प्रिंट मीडिया में हमारे पास न्यूज़पेपर्स के अलावा हमारे पास हैंड आउट्स हैं, बैनर्स हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद थीं और बहुत लिमिटेड थीं। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ये इसमें वास्ट हो गया है। ना सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उसके बाद अभी हमारा जो इंटरनेट है और डिजिटल जो हमारा चैनल्स हैं, उन चीज़ों ने भी एडवर्टाइजमेंट को एक नया स्टाइल दे दिया है और उसमें बहुत सारा एडवांसमेंट हुई है जी। तो एडवर्टाइजमेंट होती क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट इज़ अ नोटिस और अनाउंसमेंट in a public medium promoting a product, service or event or advertise a job vacancy। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो एक अनाउंसमेंट होती है जो कि पब्लिकली की जाती है, जिसमें प्रमोट किया जाता है किसी एक प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को या किसी इवेंट को या किसी जॉब जॉब की वैकेंसी पोजीशन को वहाँ पर प्रमोट किया जाता है, वो आपको एडवर्टाइज़ किया जाता है। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के आपको नज़र आते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, बैनर्स होते हैं। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर्स में उसके बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल रही होती है। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। अब वो प्रोडक्ट जो है वो एक आइटम भी हो सकता है, वो एक सर्विस भी हो सकती है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट में चले जाते हैं तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपके इंडोर यूज़ करने वाले, आउटडोर, आपके कॉस्मेटिक्स में, आपके मशीनरी में, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और अगर आप सर्विसेज में चले जाते हैं तो आजकल बहुत सारी सर्विसेज आपकी जो इन ड्राइव है, आपका जो ऊबर है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी सर्विसेज में आ जाती हैं और आपको पता है कि इसकी भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। इसके अलावा आप फूड प्रोडक्ट्स में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको फूड पार्टनर नज़र आता है। अगर आप जो आपका दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनको जो है डिफरेंट कंपनीज़ का एक ही जगह पर, तो वहाँ पर वो जो सेल पॉइंट्स हैं आपके वर्चुअली जो आपको जिनकी एक्सेस है, तो उसमें नंबर ऑफ जो आपके ऐप्स हैं वो मौजूद हैं आपके पास, जहाँ से आपको ये सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा डिफरेंट इवेंट्स जो होते हैं, अगर कहीं पर कोई शो हो रहा है, कहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, कि म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है, या कोई जॉब है किसी भी कंपनी में, किसी भी डिपार्टमेंट में, ये तो सारी चीज़ें जो है एडवर्टाइज़ की जाती हैं। तो ये क्या हो रहा होता है? एक अनाउंसमेंट हो रहा होता है पब्लिकली, जिसमें आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है। तो हम एडवर्टाइजमेंट को कह सकते हैं दैट एडवर्टाइजमेंट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जो अथॉरिटी या जो एजेंट आपको एडवर्टाइज़ कर रहा होता है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है डायरेक्ट इस कंपनी के साथ या इस ब्रांड के साथ। तो हम उसको ये एक हम बात कर रहे हैं ऑन द होल। तो इसलिए हम इसमें कहेंगे कि दिस इज़
एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपको जो भी रियलिटी होती है वो दिखा दी जाती है, बता दी जाती है अबाउट द प्रोडक्ट, इन विच अ प्रोडक्ट ब्रांड और सर्विस इज प्रमोटेड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट, एंगेजमेंट एंड सेल्स। और इसमें प्रमोट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को, सर्विस को, और उसमें अट्रैक्ट किया जाता है इंटरेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ऑफ द सोसाइटी, ऑफ पीपल, और एंगेज किया जाता है उनके इंटरेस्ट को, उनके बेनिफिट्स को, और सेल्स जो हैं उनको प्रमोशन मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेल हो रही होती हैं। नेक्स्ट इज़ टू मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग जो हैं हमारे पास होती हैं जी। एक होता है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट, और सेकंड होता है जी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। तो जैसा कि इनके टाइटल्स शो कर रहे हैं आपको कि क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट मींस के प्रमोट अ कंपनी। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसमें कंपनी का प्रमोशन होता है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट प्रमोट्स द प्रोडक्ट और सर्विस बाय फोकसिंग ऑन द बेनिफिट्स। तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट जो है it promotes the product or service. Institutional advertisement promote a company or a department or an institution. जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट है, आजकल इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारी, ना सिर्फ आपको कंपनीज मिल रही हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो है लोगों ने अपनी सर्विसेज के उन्होंने ऐप्स शुरू किए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारी कंपनीज आपको सर्व कर रही होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बता रही होती हैं, एडवर्टाइजमेंट उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रही होती है, प्रोडक्ट जो है वो उसका जो आउटकम होता है, उसकी सर्विस होती है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में उसकी प्रमोशन की जाती है जी। तो इसका यूज़ क्या है, फंक्शन क्या है एडवर्टाइजमेंट का जी? नंबर 1 इज़ टू कन्विंस द पीपल, यानी परsuade कर रहे हैं आप उनको, और सेकंड जो है वो इन्फॉर्मेशन है, टू इन्फॉर्म द पीपल, यानी आप कन्विंस करेंगे, आप इन्फॉर्म करेंगे। दीज आर टू यूजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, व्हाट इज़ द टैगलाइन। टैगलाइन क्या होता है? टैगलाइन का एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। आपने बहुत सारे ऐसे टैगलाइन्स सुने होंगे, जैसे नाम ही काफ़ी है, सूफ़ी नाम है एतमाद का, और तुम ही तो हो। इस तरह के जो टैगलाइन्स हैं ये आपको मिलते हैं। अगर हम इंग्लिश में चले जाते हैं तो जस्ट डू इट, हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं इसमें, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो टैगलाइन होता क्या जी? टैगलाइन होता है जी इज़ वन और टू फ्रेजेस, या इसमें एक फ्रेज होता है या टू फ्रेजेस होते हैं छोटे छोटे से, दैट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड एम्फसिस इन ऑर्डर टू हाईलाइट अ ब्रांड्स मिशन, पर्पस और कल्चर। तो इसमें किसी एक चीज़ को फोकस किया जाता है, या वो एक इतना कंसाइज होता है वो फ्रेज़, या वो दोनों फ्रेजेस इतने कंसाइज होते हैं, इतने पैक्ड होते हैं कि वो आपको कंपनी के बारे में, उस ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में वो पूरे का पूरा आपको उसका मिशन भी बता देते हैं, उसका पर्पस भी बता देते हैं, और जिस कल्चर से वो बिलोंग कर रहा होता है वो भी आपको बता देते हैं। तो करते क्या है, वो क्लैरिफाई करते हैं और एम्फसाइज करते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट ज़रूर लेना है। तो वो टैगलाइन की वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उन प्रोडक्ट्स की तरफ। तो फंक्शन क्या हुआ टैगलाइन का? प्रमोट्स अ ब्रांड्स वैल्यू। नंबर 2, क्रिएट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, कि वो नाम, वो जो टैग होता है ना, वो आपके माइंड में ऐसा घूमता चला जाता है कि जहाँ पर कहीं पर आपको वो ब्रांड नज़र आता है तो फ़ौरन आपके माइंड में वो टैग लाइन जो है वो क्लिक करता है। या आप जब मार्केट जाते हैं तो वो टैग लाइन आपको क्लिक करता है, एंड यू मूव टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर शॉप के जहाँ से आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो वो एक लास्टिंग इम्प्रेशन है, वो टैग लाइन वो क्रिएट कर रहा होता है आपके ऊपर। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेफ गार्ड लेना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जर्म्स को जो है वो हिट करना होता है। नंबर 3, टेल अबाउट द कंपनी विदाउट मेंशनिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो टैगलाइन है वो आपको कंपनी के बारे में भी बता रहा होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो टैगलाइन होता है उसमें ना कंपनी का नाम होता है, ना ब्रांड का नाम होता है, लेकिन वो एक ऐसा फ्रेज़ होता है कि जिस वक्त आप उस फ्रेज़ को सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये इस कंपनी की और इस ब्रांड की बात हो रही है। तो टैगलाइन जो है वो विदाउट मेंशनिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, वो कंपनी के बारे में आपको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो अभी टैगलाइन करते क्या हैं जी? टैगलाइंस शुड स्पीक टू द माइंड ऑफ द कस्टमर। अगर आपको टारगेट मिलता है किसी टैगलाइन को
बनाने का, क्रिएट करने का, तो टैगलाइन कैसा होना चाहिए? इट शुड स्पीक टू द माइंड ऑफ द कस्टमर। जैसे अभी मैंने बात की थी लास्टिंग इम्प्रेशन पे, कि वो जो टैगलाइन है वो क्लिक करे आपको और आप उस शॉप की तरफ चले जाएं उसको लेने के लिए, या आप उस प्रोडक्ट को देखें तो वो टैगलाइन आपको क्लिक करे और आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। सपोर्ट द मैसेज ऑफ द ब्रांड, वो जो टैगलाइन होता है वो कस्टमर के माइंड को क्लिक करता है। इट सपोर्ट्स द मैसेज ऑफ द ब्रांड, और वो उस ब्रांड के मैसेज को सपोर्ट कर रहा होता है कि ये जो आप ले रहे हैं ये बिल्कुल 100% ठीक है। एंड मोटिवेट द कस्टमर टू टेक एक्शन। तो ये 3 काम कर रहा होता है आपका टैगलाइन एट द सेम टाइम, speaking to the customer, supporting the message of the brand and motivating the customer to take action। और एक्शन क्या होता है कि आप जाएं और जाकर वो प्रोडक्ट खरीद लें। अब आ जाता है जी टैगलाइंस वर्सेस स्लोगन्स। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी अच्छा टैगलाइन और स्लोगन में क्या डिफरेंस है, तो आपको ये पता होना चाहिए बोथ आर सिमिलर। वो ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनका फंक्शंस एक जैसा होता है, कंपनी को प्रमोट कर रहे होते हैं, बोथ आर सिमिलर बट विद माइनर डिफरेंसेस। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो क्या होता है, टैगलाइंस जो होते हैं वो दे आर मोर परमानेंट, यानी बहुत कम ज़रूरत होती है कि उनको चेंज किया जाए। तो दे आर मोर परमानेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ ब्रांड, वो कभी चेंज नहीं होता। आपने देखा होगा टैगलाइन जो है वो हमेशा वही रहता है, स्लोगन्स चेंज होते रहते हैं। स्लोगन्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि समटाइम्स आपके जो स्लोगन्स हैं वो आपने देखा होगा अक्सर टीवी पर किसी भी इवेंट पे कोई आपका आ गया है, 23 मार्च आ गया है या 14 अगस्त आ गया है, यानी इस किस्म के जो भी आपके ऐसे इवेंट्स या स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं, या कोई ऐसा आपका यूनिवर्सल कोई डे आ गया है जिसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके साथ ही आपने देखा होगा कि स्लोगन्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। स्लोगन्स में समटाइम्स वो लोगों में कलर भी चेंज हो जाता है। स्लोगन्स में आपको डिपेंड करता है कि वो आपको क्या आपको सर्व करना चाह रहे हैं, तो या उसका कोई स्पेसिफिक कैंपेन है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है, वो आपको ईद के हवाले से या किसी फेस्टिवल के साथ रिलेट करके तो वो आपको बता रहे हैं, तो वो स्लोगन्स चेंज होते रहते हैं। तो आपका जो टैगलाइन है वो सेम रहता है। ये हैं जी हमारे पास कुछ टैगलाइंस आपके सामने हैं। थिंक डिफरेंट, जस्ट डू इट, आई एम लविंग इट बिकॉज यू आर वर्थ इट, अमेरिका रन्स ऑन डंकिन, ओपन हैप्पीनेस, इट्स फिंगर लाइकिंग गुड। तो ये हमारे कुछ टैगलाइंस हैं जो कि बता रहे हैं कंपनी के बारे में, और इसमें किसी में भी कंपनी का जो ब्रांड है या उसको ये किसी प्रोडक्ट को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप जैसे ही आपके माइंड में आप एक फ्रेज़ को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप किस प्रोडक्ट की या किस कंपनी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आता है। जब टैगलाइन भी हो गया तो टैगलाइन के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का होता है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से पहले हमें पता करना है कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैन बी अ सर्विस और एन आइटम, फिजिकल और इन वर्चुअल फॉर्म। या तो वो फिजिकली आपके सामने मौजूद है या फिर उसकी जो सर्विसेज हैं वो वर्चुअली आपको मिल रही हैं, यानी आप ऑनलाइन कोई आप सर्विस ले रहे हैं, ऑनलाइन आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको जो है सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो मिल रहा है मेड एट अ कोस्ट, और वो उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ अबाउट प्रोडक्ट के प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन इज़ टेक्स्ट दैट ब्रीफली इंट्रोड्यूसेस एंड डिस्क्राइब्स समथिंग। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन भी देती है, उसकी डिस्क्रिप्शन में यानी उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हम अगर कलेक्टिवली डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट का सेपरेट और डिस्क्रिप्शन का सेपरेट डेफिनेशन जो है वो पढ़ा है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ये एक फॉर्म है मार्केटिंग की
टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, कि जिसमें आपके जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके बारे में। ये सारा कुछ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हो रहा होता है। तो ये एक बहुत छोटी सी कंसाइज किस्म की आपकी डेफिनेशन, आप इसको याद कर लीजिए। तो इसकी डिटेल में क्या है जी, इट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन वन सेंटेंस, अ शॉर्ट पैराग्राफ और बुलेट्स। इसकी जो लेंथ है इट वेरीज, आपके डिपेंड करता है कि जो आप जो है आपका जो ऑडियंस है या आपका प्रोडक्ट कैसा है, इट डिपेंड्स, जो उसकी सिग्निफिकेंस है उसके साथ उसका जो लेंथ है वो वेरी करती है। समटाइम्स आपके एक ही सेंटेंस में आप पूरी बात कर देते हैं, और समटाइम्स आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में वो डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी पड़ती है। जिस तरह से आप जो है बहुत सारे लोग जो हैं जब ग्रुप्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें डिस्क्रिप्शन होती है। तो वो डिस्क्रिप्शन में आप उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो एक होता है इंफॉर्मेशन जिसमें आप सिंपल अपने बारे में बता देते हैं, वो एक फ्रेज़ होगा, 2 फ्रेजेस होंगे, मैक्सिमम 3 हो जाएंगे। तो जो आपके डिस्क्रिप्शन होगी उसमें आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक ब्रीफ सा बात बताएंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो एक सेंटेंस में बता देंगे, बहुत सौ को ज़रूरत पड़ेगी एक शॉर्ट पैराग्राफ की, और कुछ लोग जो हैं जो जब ज़्यादा लेंथ हो जाएगी उसमें तो आप उनको बुलेट्स की फॉर्म में ले आएंगे। सो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ गई है जी। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की कर क्या रही है। तो फंक्शंस एक्चुअली जो इसकी जो डेफिनेशन है वही इसके फंक्शंस भी हैं। अ पीस ऑफ राइटिंग दैट कन्वेज द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम बेसिक फैक्ट्स टू स्टोरीज दैट कन्विंसेस द पीपल टू गेट इट। तो ये फंक्शन भी है और इसकी डेफिनेशन भी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप उसको फुल एंड फाइनल समझकर उसको याद भी कर लीजिए, आप उसको पेपर में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फंक्शन की बात आती है तो फंक्शंस में आप इसकी ये वाली डेफिनेशन भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, और उसमें आप बेसिक फैक्ट्स को बुलेट्स की फॉर्म में भी बता सकते हैं, और आप उनमें स्टोरीज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, जो आपके बहुत सारे एड्स आते हैं, तो आप उनको देखते होंगे कि उसमें कुछ में तो सिंपल आपको टैगलाइंस बता दिए जाते हैं, कुछ में आपको स्लोगन्स बताए जाते हैं कंपनी के, और कुछ में स्टोरीज़ को रिलेट किया जाता है कि जी आपने एक स्टोरी है कि जी वो एक फैमिली है, वो इस तरह से रह रहे हैं और वो बहुत बोर हो रहे हैं, तो वो फिर एक स्टोरी जो है वो डेवलप की जाती है, क्रिएट की जाती है, और उसके साथ आपकी प्रोडक्ट को लिंक किया जाता है, सिर्फ बताने के लिए कि आपकी जो फैमिली है या आपकी लाइफ जो है इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसलिए आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए ये। तो ये जो बेसिक फैक्ट्स और स्टोरीज होती हैं, दे कन्विंस द पीपल टू गेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को कह सकते हैं कि दिस इज़ अ रिटन कॉपी दैट प्रोवाइड्स इजेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये बहुत जो इजेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बता रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन समराइजेज अबाउट अ कंपनी, इट्स पर्पस एंड इट्स यूनिक क्वालिटीज़। हमने जो टैगलाइन पढ़ा उसमें कंपनी का नाम नहीं है, उसमें ब्रांड का नाम नहीं है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है इसमें आपकी कंपनी की बात भी आ जाती है, उनका पर्पस भी आ जाता है, उनके स्लोगन्स भी आ जाते हैं, उनकी क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं, और यूनिक क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं कि किस तरह से वो बाकी लोगों से हट कर हैं। तो एक और जो इसका फंक्शन है जी वो नेक्स्ट ये है कि जी असाइड फ्रॉम एजुकेटिंग एंड कन्विंसिंग, द बेस्ट डिस्क्रिप्शंस हेल्प टू डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड फ्रॉम अदर कंपैटिटर्स बाय पुटिंग फॉरवर्ड द मोस्ट सेलिएंट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चूंकि फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बता रही होती है, तो इसलिए ये सिर्फ एजुकेट या कन्विंस नहीं कर रही होती। इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन वन प्रोडक्ट एंड द अदर वन। तो आप दो ब्रांड्स के दरमियान में डिफरेंस कर रहे होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़कर। यानी आपने अगर बेड शीट लेनी है फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उस डिस्क्रिप्शन में आप उस बेडशीट की पूरी मेजरमेंट लिखी होगी, तो आप उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बेडशीट जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये जो है ये डिस्क्रिप्शन होती है आपकी किसी भी प्रोडक्ट की। उसके बाद है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस कॉमनली इंक्लूड। इसमें होता क्या है जी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप जब किसी चीज़ की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो उसमें मेनली कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जी। उसमें उसकी फ़िज़िकल डिटेल्स और फीचर्स आ जाते हैं, दिखता कैसा है, कैसा है,
उसके बाद उसके स्टाइल्स और कलर्स की बात होती है, उसमें वेट्स और डायमेंशंस अगर उसमें मैटर करता है तो वो आ जाते हैं। फिर उसके इमेजेस होते हैं, उसके डिफरेंट एंगल्स के साथ तस्वीरें बनी होती हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं उनमें ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। ये सारी की सारी उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है। तो आप ये देख लीजिए कि वो डिस्क्रिप्शन में आपको पता होता है कि ये स्टिच्ड है या अनस्टिच्ड है, या ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि जी ये कितना इसका वेट है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हाइट भी मैटर करती है तो आपको उसकी हाइट भी बताई जा रही होगी। तो ये डिपेंड करता है कि वो आपको कौन कौन सी डिटेल्स जो हैं वो उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, तो वो सारी की सारी उसमें मौजूद होती हैं। और ये जो है ये आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। उसमें उसके इमेजेस होते हैं, आपको हर एंगल से उसकी फ़ोटो, आगे से पीछे से हर जगह से उसकी फ़ोटो भी जो है वो आपको दिखाई जाती है। उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसकी, कि आपने अगर वो कोई इस टेक्निकल कोई इस तरह की चीज़ है, प्रोडक्ट है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, या उसकी कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, फिर उसके यूजेस एंड बेनिफिट्स हैं कि उसके आपको क्यों ले लेनी चाहिए ये चीज़। उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स जो उसमें यूज़ किए गए हैं उसको बनाने में, उनके डिस्कशन होती है। उसके बाद है जी स्टोरीज रिलेटिंग द प्रोडक्ट टू द पीपल। तो बहुत सारे आप एड्स जो देखते हैं जिसमें आप बहुत कन्विंस हो रहे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी माएँ जो होती हैं वो ऐसे एड्स देखकर इमोशनल भी हो जाती हैं। तो उसमें स्टोरीज़ को रिलेट किया जाता है सिर्फ इन्हीं इसी किस्म के लोगों को इमोशनल करने के लिए, ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो असल में उन्होंने आपके माइंड को क्लिक करना होता है कि आप इस प्रोडक्ट को भूलें नहीं। तो फिर वो क्या होता है कि ये आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। आपको पता हो या ना पता हो, अननोइंगली भी आप जब मार्केट जाते हैं तो आप उसी चीज़ को ख़रीदेंगे जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो इसलिए जो स्टोरीज़ हैं वो रिलेट की जाती हैं। उसके बाद है जी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी डिटेल्स हैं, प्राइसिंग डिटेल्स और डिलीवरी डिटेल्स। तो ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं जो कि नॉर्मली हमारे लोग पढ़ते भी नहीं हैं। तो ये सब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कुछ पढ़ने वाले लोग जो पढ़ते हैं उनके लिए लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट है जी कल्चरल फैक्टर्स टू बी फोकस्ड, जो कि एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए हैं। अगर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो कि आपका प्रोजेक्ट भी है और आपने उसमें लिखना है, तो कंपनी मस्ट कीप इन व्यू द फॉलोइंग फैक्टर्स फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको जहन में रखने हैं जब वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे होंगे। वो क्या है जी? लैंग्वेज आप जिस सोसाइटी में, जिस रीजन में, या जिस लोकेलिटी में आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो उसी लैंग्वेज में लिखनी है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपको 3 लैंग्वेजेस में नॉर्मली जो है 3 लैंग्वेजेस में आपको उसकी डिस्क्रिप्शन मिल रही होती है। आप ये कॉस्मेटिक्स में चले जाएँ तो आपको वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस में, और बहुत सारी जगहों पर 2 लैंग्वेजेस में आपको डिस्क्रिप्शन मिल रही होती है। अरबिक होती है, उसमें इंग्लिश होती है, समटाइम्स जो है अगर कोई चाइना का प्रोडक्ट है तो उसमें चाइनीज़ होती है, जापानीज़ भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि वो प्रोडक्ट किधर का है। तो वो उसके अलावा वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं कि जो उनकी मार्केट होती है, तो मार्केट की लैंग्वेज उसमें यूज़ की जाती है जी। नंबर 2 इज़ परचेज पावर। तो उसमें डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि जिनको उन्होंने सेल करना है उनकी पावर कितनी है, वो क्या ये अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी परचेज़ पावर जो है वो डिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद है जी कंजम्पशन हैबिट्स, के जो मार्केट है जिसमें जो जो सोसाइटी है उनकी हैबिट्स क्या हैं इसको कंज्यूम करने के हवाले से। क्या वो इसको कंज्यूम करने के हवाले से बहुत ईगर हैं, कॉन्शियस हैं, और कितने हद तक हैं। तो इस चीज़ को, उनकी हैबिट को देखा जाता है कि क्या वो यूज़ भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप एक ऐसी लोकेलिटी में कि जहाँ पर गैस नहीं है तो वहाँ पर आप हीटर्स को लेकर के चले जाएँ, तो फिर आपको ये कंजम्पशन हैबिट उनकी देखनी पड़ेगी। उसके बाद है जी एज, आप कौन से एज ग्रुप को, तो उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी। आप ये एज जो है वो मैटर्स अ लॉट, कि आपके जो ओल्ड पीपल हैं उनका फोकस, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, जो मिडिल एज के लोग होते हैं उनकी और होती हैं, और यंग जनरेशन की और होती हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। उसके बाद है जी प्रेफरेंसेस, आपने प्रेफरेंसेस, कंपनी ने अपनी प्रेफरेंसेस भी देखनी होती हैं और मार्केट की प्रेफरेंसेस भी देखनी होती हैं कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, क्या लोग इस प्रोडक्ट की तरफ आएंगे और उनकी प्रेफरेंस क्यों होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को फोकस करना है जी। उसके बाद है जी रिलीजन, आप जिस मार्केट में जा रहे हैं अपना प्रोडक्ट लेकर, तो उसका रिलीजन क्या है।
तो क्या जो चीज़ या जो प्रोडक्ट आप वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, क्या उनके रिलीजियस बिलीव्स, उनके रिलीजियस जो कस्टम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग वो मैच करती है या नहीं करती है। तो इन चीज़ों को बहुत फोकस करना पड़ता है जी। हाउ टू राइट अ गुड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर आपको एक टारगेट मिलता है कि आपने एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आपको किन चीज़ों को जहन में रखना है जी। आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर राइटिंग, वो आंसर जो हैं वो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी, उनको आंसर करना होता है जी। नंबर 2 इज़ नो अबाउट ऑडियंस, कि आप जिनको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं आपको उनके बारे में पता हो, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, और उनकी कैपेसिटी क्या है, पावर उसमें परचेजिंग पावर कितनी है, ये सब आपको उन ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। उनकी रेंज कितनी है। फोकस ऑन बेनिफिट्स एंड फीचर्स, तो आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और फीचर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप उनको इलेबोरेट करें, ताकि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका कस्टमर है, वो उनको अच्छे से समझ सके। यूज़ स्टोरी टेलिंग, या स्टोरी टेलिंग टेक्निक जो है वो आपको इसीलिए पढ़ाई गई है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक में आप छोटी सी एक स्टोरी जो है उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके साथ ही जो है वो आप प्रोडक्ट को रिलेट कर देते हैं। मेक इट ईजी टू रीड, यूज़ बुलेट पॉइंट्स, आपने बहुत लंबा नहीं लिखना होता है, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती हैं, अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना होता है, और वो इजी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कॉम्प्रिहेंसिबल हो, लोग उसको अच्छे से समझ सकें। उसके अलावा अगर वो थोड़ी लेंथ में है तो बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लेने चाहिए, उनको देखना, उनको समझना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द पैराग्राफ। उसके बाद है जो थिंक अबाउट SEO, आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें आपने देखना है कि ऑप्टिमाइज विद कीवर्ड्स, कि जो आप प्रोडक्ट जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आप उसमें गूगल पर कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर ये इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में सीखना है तो आप सिंपल वहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो उसमें आपको ये वाला लेक्चर या इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो वो कीवर्ड्स जो हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना होता है कि कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो लोग सर्च करेंगे। यूज़ फ़ोटोज़ एंड वीडियो, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर कि आप उसको डिस्क्राइब करना चाह रहे होते हैं इस तरह से कि लोग उसकी यूज़ को भी समझ लें, हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़, तो उसमें भी आप फ़ोटोज़ और वीडियो जो है वो अपलोड किए जा सकते हैं। और उसके बाद है जी, और ये भी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही होती है अगर आप किसी मार्केट में, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे शॉप पे जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे टीवी जो होते हैं, टीवी कोई भी बंद नहीं होते, वो सब चल रहे होते हैं, तो उसमें आपको सारा कुछ नज़र आ रहा होता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी कलर जो उसकी डेफिनेशन है वो कितनी है, ये सब चीज़ें आपको उसमें नज़र आ रही होती हैं। तो मैटर ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो अभी जो हमने पीछे किया था कि वो आंसर्स जो हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस क्या है जी। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या आपका कंपनी का, आपका ब्रांड का, आपके प्रोडक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपने वो डिफाइन करना है। उसके बाद व्हेन इट शुड बी यूज्ड, कि आपको किस वक्त इसको यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, व्हाट इज़ द बेटर टाइम टू यूज़ इट, एंड हाउ इज़ यूज्ड, इसको यूज़ करने का क्या तरीका है वो आप सारा बताएंगे। एंड वाई इट शुड बी यूज्ड, और ये आप रीज़न देंगे कि क्यों आपका प्रोडक्ट जो है वो ले लिया जाए। फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अब इसका फॉर्मेट है जो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो आप लिखने जा रहे हैं उसको आप कैसे लिखेंगे। यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, आपने बहुत अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करनी है, और लैंग्वेज हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि लैंग्वेज आपके जो ऑडियंस है, जो टारगेट मार्केट है, आपको उसकी लैंग्वेज को यूज़ करना है। यूजिंग इम्पेरेटिव्स, जिसमें आप ऑर्डर्स नाउ और नेवर, डू इट, जैसे अभी पीछे भी हमने पढ़ा जस्ट डू इट, तो ये इस तरह के इम्पेरेटिव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स हमारे पास जस्ट डू इट, रश एंड चेंज योर स्टाइल, फ्रेश, फ्रेश मिल्क, हेल्दी मिल्क, मतलब इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो यूज़ करेंगे जब आप लैंग्वेज इसमें यूज़ करेंगे जी। उसके बाद है जी ग्राफिक्स, आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ग्राफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप पिक्चर्स यूज़ करेंगे। ग्राफिक्स होते क्या है जी, आपके पिक्चर्स एंड इमेजेस होती हैं जी फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उनको आप ग्राफिक्स कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर ग्राफिक्स इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो आप बताएंगे पिक्चर्स एंड इमेजेस आर कॉल्ड ग्राफिक्स फॉर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसमें होता क्या है जी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ग्राफिक्स के अंदर।
इसमें ग्राफ्स होते हैं, जैसा कि आपको नाम भी बता रहे हैं कि ग्राफ्स होते हैं। वो ग्राफ्स हर तरह के होंगे, आगे हम जाके इसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे। उसके बाद है जी पिक्चर्स हैं, आपके डायग्राम्स हैं, चार्ट्स, मैप्स, बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे, आपको अगर उस रीजन में आपको जाना है, उस एरिया में आपको नहीं पता है, तो उसका मैप भी दिया गया होता है, वहाँ पर चार्ट्स होते हैं बहुत सारे। उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स आप उनको बहुत सारे लोगों ने तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए होते हैं ना, आप उनको देख सकते हैं अच्छे से। जैसे आप फ्रिज देख रहे हैं, आप मशीन देख रहे हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। आपको वहाँ से पीछे से पैक्ड जो है वो ऑब्जेक्ट दिया जाता है। उसके बाद है जी प्रोजेक्शंस हैं। प्रोजेक्शंस में आपके स्लाइड्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, और इसके अलावा हैंड आउट्स होते हैं। हैंड आउट्स में आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ में जैसे पकड़ा दिए जाते हैं कि जी आप हमारी ही एकेडमी में बच्चे को भेजिएगा, या आप हमारे ही इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कीजिएगा मेकअप का। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं आपके ग्राफ्स में। उसके बाद है जी आपके टाइप्स ऑफ विजुअल्स, यानी कि यही जो ग्राफ्स हैं, इसमें हमसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो विजुअल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जो कि आप अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये विजुअल्स जो हैं आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज़ करें। अभी जैसे अभी ये लेक्चर चल रहा है, तो आप सारे के सारे जो देख रहे हैं स्लाइड्स, ये सब आपके विजुअल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड विजुअल। तो वो विजुअल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जी? टेबल्स, पाई चार्ट्स, यानी कि टेक्स्ट तो आपका मौजूद है, रिटन टेक्स्ट जो आपने लिख लिया वो तो मौजूद है, लेकिन उसको मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको यूनिफाई करने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए, तो ये सारे विजुअल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं जी? टेबल्स, पाई चार्ट्स। आपको पता है बहुत अच्छे से टेबल्स किस तरह से, तो टेबल आपने बनाया होता है, जो आपको कॉलम्स बना दिए जाते हैं, रोज़ बनी होती हैं, और उसमें आपके जी ये नंबर ऑफ़ पीपल है, जैसे आपके जो रोल नंबर या मार्क्स की जो लिस्ट होती है, तो उसमें लिखा होता है नंबर। फर्स्ट कॉलम जो होता है वो आपका सीरियल नंबर होता है, नेक्स्ट योर रोल नंबर के बाद आपके स्टूडेंट नेम्स, उसके बाद आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, और आपकी इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये सब ये इसको टेबल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स में आपको पता है कि सर्कल होता है गोल सा, उसके अंदर जो है उसकी डिवीजन कर दी जाती है, तो इसको पाई चार्ट्स कहते हैं। बार ग्राफ्स जो हैं, इसमें आपके पास बार्स की सूरत में, जैसे कि आपके मैथ्स की अगर आप बुक खोलते हैं तो उसमें आपको ये बार ग्राफ्स जो हैं वो मिल जाते हैं, जिसमें बार्स जो हैं वो बता रही होती हैं कि आपकी कंपनी जो है वो कितना, आपका ब्रांड जो है वो मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है। तो उसके बाद है जी लाइन ग्राफ्स, जो कि आप अक्सर जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइकोलॉजी में या फिज़िक्स में, तो बहुत सारी जगहों पर आप लाइन ग्राफ बना रहे होते हैं, यानी लाइन जो है वो आप मैच कर रहे होते हैं डॉट्स के साथ। उसके बाद है जी पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम जैसे आपके जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, जो आपका बिजली का खंभा होता है, तो उसके ऊपर आपने एक छोटी सी फ़ोटो देखी होती है जिसके ऊपर एक स्केलेटन बना होता है, और वो सिर्फ वो एक स्केलेटन होता है, उसके साथ कुछ भी नहीं होता। तो वो जो पिक्टोग्राम, उसको पिक्टोग्राम कहते हैं। वो जो पिक्चर होती है वो असल में डिस्क्राइब कर रही होती है कि अगर आपने इस खंबे को हाथ लगाया तो आप ऐसे हो जाएंगे। तो वो जो है वो डिस्क्रिप्शन है। तो पिक्टोग्राम इसी किस्म की डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि जैसे आपके रोड साइड पर आपको जो आपके आते हैं, हॉस्पिटल आता है, तो हॉस्पिटल का वहाँ पर इमेज लगा होता है, फ़ोटो लगा होता है, वो उसको पिक्टोग्राम बोलते हैं। इसी तरह थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पर आपका अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद का वो पिक्टोग्राम आपको नज़र आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। उसके बाद है जी फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट में जैसे कि हमने वो हमारे पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात की थी कि दिस इज़ फ़्लो चार्ट, जिसमें एरोज़ बनाकर आगे से आगे चला जाता है जी। उसके बाद है जी डायग्राम्स है। डायग्राम्स में जो फ़ोटो आप बना रहे होते हैं वो आपका फ़ोटो, मतलब उसको आप फ़ोटोग्राफ बोलते हैं, और जो आप ड्रॉ कर रहे होते हैं दैट इज़ योर डायग्राम। तो उसमें बहुत सारी डायग्राम्स जो हैं वो भी मौजूद होती हैं। उसके बाद है जी आपका कंप्यूटर और आपके प्रोजेक्टर्स, तो ये भी आपके विजुअल्स में आ जाती हैं चीज़ें। उसके बाद इन विजुअल्स का फंक्शन क्या होता है, ये आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये विजुअल्स जो हैं ये सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं
आप बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्क्रिप्शन की तरफ तो जाते ही नहीं है, सिर्फ इन विजुअल्स को देखते हैं और उनको समझ में आ जाते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं आपके टेक्स्ट को, आपकी डिस्क्रिप्शन को। इसके अलावा आप एम्फेसाइज कर रहे होते हैं आपके डिस्क्रिप्शन को कि आपको क्यों जो है ये प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर ले लेना चाहिए। इसके अलावा समराइज़ कर रहे होते हैं, वो जो हमने पीछे भी किया है कि जी इसका जो काम होता है वो समराइज़ करना होता है अबाउट कंपनी, इट्स प्रोडक्ट्स, इट्स ब्रांड्स, इट्स यूजर्स और इट्स स्लोगन्स, ये सब चीज़ें उसके समराइज़ करी होती हैं टू री कि क्यों आपको ये प्रोडक्ट ले लेना चाहिए है। तो ये री होती है उसमें। फिर इसके अलावा टू अट्रैक्ट, वो विजुअल्स की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि जिसमें आपको दिखाया जा रहा होता है कि एक साबुन है वो आपके जर्म्स के साथ फाइट कर रहा होता है। तो ये जो इस किस्म का विजुअल जब देख रहे होते हैं तो बच्चे कहते हैं हमने यही वाला सोप लेना है। उसके बाद टू इम्प्रेस, और वो विजुअल्स जो होते हैं वो इम्प्रेस करते हैं। जितना अच्छा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगा तो जो ऑडियंस है, जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जल्दी जो है वो उससे इम्प्रेस भी होंगे और उसकी तरफ जाएंगे भी। उसके बाद है जी टू यूनिफाई, आप उसकी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं जो उसको यूनिक बना रही हैं उनको, इसके अलावा वो जो आपके दूसरे कंपटीटर्स के जो प्रोडक्ट्स और उनके ब्रांड्स हैं उनसे जो आपको वो ऑड वन आउट कर रही हैं, वो निकाल रही हैं उसमें से, तो वो जो है वो आपको विजुअल्स के थ्रू पता चल रहा है। उसके बाद है जी डायरेक्ट एक्शन। विजुअल्स का काम है कि जी आपने देख लिया, अब आप दौड़ पड़े मार्केट की तरफ जाएं और जाकर एक्शन ले लें, यानी वो चीज़ हासिल कर लें। So this is all about your advertisement, taglines and product description. Thank you and Allah Hafiz.